आज का टॉपिक है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो मतदाता सूची वोटर लिस्ट में जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, एक बार फिर से उसकी जांच हो रही है कि भारत के ही नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, तो उन सारे वोटर्स की जांच हो रही है और इसका आधार बना रखा है 2003 की वोटर लिस्ट। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, जे बॉस रिटेल न्यूज़ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप जानते ही हैं कि मैं इसी तरह से एक टॉपिक को लेके, एक किसी मसले को लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूं, उसमें पूरा एक राउंड अप बनाता हूं। जो अलग अलग डॉट्स हैं, अलग अलग बिंदु हैं समाज में, जो यानी सरकारी मशीनरी में, और जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और उम्मीद है कि आपको ये तबसरा, ये संपादकीय, ये एडिटोरियल अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज यहाँ ठंड बहुत है, मैं उत्तराखंड में हूँ और देखिए मेरी वेशभूषा, मैं एक कमरे में बैठ करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए हम लोग सीधे पहुँचते हैं मतदाता सूची का गहन परीक्षण। ये जो मतदाता सूची है, ये बिहार चुनाव में एक बार SIR वहाँ पर हो चुका है। इसको कहें कि हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये बिहार में किया जा चुका है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव, वहाँ बिहार विधानसभा के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है और पहले चरण का जो मतदान है वो कल सुबह होना है। यानी कि जब तक आप वीडियो ये आप देखेंगे उसके अगले दिन बिहार में पहले चरण के वोट पड़ेंगे और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में जो SIR हुआ था उसको लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो भारतीय चुनाव आयोग ने 11 जो दस्तावेज थे अपनी भारतीयता या भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए, तो वो 11 दस्तावेज वहाँ पर रखे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा कि ये प्रक्रिया ठीक चल रही है, हाँ इसमें आधार को भी जोड़ लिया जाए, ये 12वां दस्तावेज होगा। लेकिन आधार कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है और न ही इससे आवास का आइडेंटिफिकेशन होता है। ये केवल व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन का एक जरिया है, वो आधार है। अब भारतीय चुनाव आयोग ने इसको 12 अन्य राज्यों में SIR की घोषणा कर दी और 12 अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है और तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। इसमें जो 12 राज्य हैं उसमें 3 तो हैं यूनियन टेरिटरी और 9 जो हैं फुल स्टेट्स हैं। अब ये विशेषकर इसलिए ये राज्य छांटे गए हैं, इनमें 2025-26 में इलेक्शन होने हैं विधानसभाओं के लिए और उसके बाद जहां होंगे वो अगले फेज में SIR उन राज्यों में कराया जाएगा। अब इसका विरोध ममता बनर्जी कर रही थी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। वो तो समझ में आता है कि चलो वो उन्होंने अपना वोट बैंक है, वो कई दिन से कह रही थी, खुलेआम उनकी घोषणा हो रही थी। अब इधर देखें तो तमिलनाडु का जो स्टालिन साहब हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी विरोध कर दिया है और उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। उन्होंने 44 पार्टी, तमिलनाडु में जो राजनीतिक दल हैं 44 दल, उनमें से उन्होंने एक सर्वदलीय सभा की। इसमें भाजपा नहीं शामिल है और वो जो विजय हैं, जो क्रिश्चियन विजय ने वहाँ पर एक नई
पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है वो भी उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उनका कहना है कि हम एसआईआर का लीगल विरोध करेंगे। इसका मतलब वो स्टालिन के नेतृत्व में आ करके या स्टालिन की अम्ब्रेला में आ करके वो पॉलिटिकल मैसेज नहीं देना चाह रहे थे। देखिए, विरोध भी करेंगे, सब्जेक्ट भी बहुत सही है और हम तुम्हारे साथ बैठेंगे भी नहीं। ये अजीब नज़रिया हिंदुस्तान में चल रहा है, भारत में। और तो तमिलनाडु जैसा राज्य जिनके पास में घुसपैठिए अगर बांग्लादेश से आ रहे हैं और बंगाल होते हुए उनके यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी डेमोग्राफी भी चेंज होगी। उनके यहाँ जो अभी तक इतना अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। और दूसरा, उनके यहाँ बहुत से बहुत इन्फिल्टर्ड होकर के जो श्रीलंका के तमिल आते हैं, थोड़ा बहुत जो प्राइवेट अपनी छोटी डोंगी में या छोटी छोटी नाव में वहाँ पर आते हैं, वो भी घुसपैठ करते हैं। तो संभव है इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए स्टालिन ये सब कदम उठा रहे हैं। और डीएमके और वहाँ जो दक्षिण की पार्टियां हैं, इनका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। आपस में लड़ेंगे भी, आपस में एक दूसरे को गाली भी देंगे, लेकिन अगर कहीं उत्तर भारत की तरफ से या केंद्र की तरफ से कोई कानून आता है या कोई ऐसा ऐसी व्यवस्था दी जाती है जिसमें कि उनको थोड़ी सी असहजता हो, तो सब एक बर्र के छत्ते की तरह से एक हो जाते हैं और वो विरोध करने लगते हैं। अब स्टालिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब क्या रवैया अपनाता है ये देखने की बात है। बिहार का जब एसआईआर चल रहा था, तो बिहार में जब एसआईआर चल रहा था तो उस समय जितनी बहस होनी चाहिए थी सब हो चुकी है और खुद सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को संवैधानिक घोषित कर चुका है। और ये चुनाव आयोग का यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये प्रिविलेज है या उसका अधिकार है, इसको भी स्वीकार चुका है। ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का। अब एक बार फिर से इस मामले में याचिका का स्वीकार करना ये समझ में नहीं आता है। अब क्या चाहता है सुप्रीम कोर्ट, देखिए आने वाले समय में ये बताएगा। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं। अगर आपने इसके क्लिपिंग्स, इसके वीडियोज अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा है या टीवी वगैरह में नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि करीबन 4-5 किलोमीटर लंबी उन्होंने कल सड़क पर मार्च निकाला था कोलकाता की सड़कों पर। और उसमें देखिएगा कि उनमें उस यात्रा में उस मार्च में उनके अपने कार्यकर्ता हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया। बीएलओज तक को उसमें शामिल किया, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो तो खैर उसमें शामिल रही हैं। और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य लोग, उसमें मंत्री भी शामिल हैं, खून खराबे तक की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था कर रहा है, एसआईआर यहाँ पर लागू कर रहा है, तो इसमें खून खराबा होगा। आपको बता दूं 4 नवंबर से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीएलओ और बीएलए मिलकर के घरों में जा रहे हैं और ये एक सादा उनको फॉर्म दे रहे हैं। वो फॉर्म भरना है जिसमें उनको बताना है कि उनका आवास कहाँ है और उनके जो 12 दस्तावेज मांगे हैं चुनाव आयोग ने, उसमें से कोई एक लगाना है, 1 या 2 लगा करके अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना जो पैतृक रूट है उसको इसमें साबित करना है। और साथ में अगर कोई युवा या बाद में आया हुआ मतदाता अगर
शामिल है सूची में, तो वो 2003 की मतदाता सूची से अपना लिंक बताएगा, उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके घर का कोई लोग, माता जी, तो कोई वहाँ पर हैं तो 2003 की सूची में, तो उसके बाद वो अपने जन्म प्रमाण पत्र और जो अन्य प्रमाण पत्र हैं, ताकि उनका जो लिंकेज है, उनका जो धरोहर है, विरासत है, उससे जुड़ सके। इसमें कुछ नहीं, आपको अगर ज़मीन है तो भी ठीक है, मकान है तो भी ठीक है, और कितने दिन से आप टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सब उसमें पता चल जाना है। तो इसमें घबराने की बात क्या है? घबराए वही जिसके मन में चोर हो। और वो ये क्यों कहता है कि सड़क पर उतर करके हम मारकाट कर लेंगे? ये डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए व्यवस्था है कि अगर एक व्यवस्था लागू नहीं हो रही है तो उसके विरोध में आप दूसरे के पास अपील कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आता है कि एसआईआर गलत हो रहा है, जैसे बिहार के मामले में आपने उदाहरण देखा था, तो एक आपके पास में पहले से एक उदाहरण मौजूद है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि एसआईआर आपके यहाँ गलत हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए, आप उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में अपना याचिका रखिए, अपनी बात रखिए, अपना सबमिशन रखिए, तब जा कर के आप ये कह पाएंगे कि मेरी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई। दूसरी चीज़, चुनाव आयोग केंद्र सरकार का जो एक इंस्ट्रूमेंट है या उसके कठपुतली है, ये कब से हो गया? बस चुनाव आयोग नियुक्त उसको जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके भी तो अपने अधिकार हैं, उसे भी तो सब लोगों को मेंटर करना है। यानी कि चुनाव आयोग में कोई आयुक्त बन जाता है तो उसके साथ में उसका सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, उनका संरक्षण करना होता है। कानून की धाराएं हैं, संविधान के अनुच्छेद हैं, सभी के तहत उसको काम करना होता है। तो चुनाव आयोग अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है, करेगा तो उसका विरोध होगा और कोर्ट में लोग जाएंगे, कोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे मामले में इस देश में अगर आप खून बहाने की बात कर रहे हो तो फिर आपको कुर्सी में रहने का हक नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि अगर एक भी स्टेप वहां पर गलत होता है तो अपने वोट बैंक की चिंता किए बगैर देश को बचाने की खातिर ममता बनर्जी को आप सैक करें, उनको बर्खास्त करें, 356 के तहत करें या कोई और कानून हो उसके तहत कहें, और वहाँ पर केंद्र सरकार अपना कानून व्यवस्था अपनी लागू करे, वहाँ के पूरे मशीनरी को, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट मशीनरी को अपने हाथ में ले, ताकि ये स्थिति और न खराब हो। क्योंकि जनता है, पब्लिक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उनमें से कई ऐसे भी होते हैं कि जो मज़ा लेने के लिए काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े होते हैं। तो इन सब से बचाव करते हुए, क्योंकि ये अगर आदत पड़ गई तो अन्य राज्यों में भी ये हो सकता है, वहाँ पर भी लोग अपने मुख्यमंत्री के साथ सड़क पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। अगर एक दूसरे का इस तरह से विरोध करते रहे तो ये देश कैसे चल पाएगा? अगर ममता बनर्जी कोई भी ऐसा स्टेप उठाती हैं जिससे वहाँ पर जो घर घर बीएलओ जा रहे हैं, बीएलए जा रहे हैं, उनके फॉर्म उनको बांट रहे हैं, अगर उनके साथ में कोई भी अगर अनहोनी करते हैं, कोई भी बदतमीजी होती है, तो इसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और ममता बनर्जी को बर्खास्त करके ही वहाँ पर चुनाव कराएं, राष्ट्रपति शासन लगाएं, केंद्र सरकार के केंद्रीय बल और राज्य सरकार के राज्य जो स्टेट फोर्स है, पुलिस है, उनके साथ मिल करके पूरी स्थिति को संभालें। अन्यथा ये भानुमति का पिटारा है,
अगर एक जगह से भी थोड़ी भी ढील मिली तो उस ढील को लेकर के ये पिटारा खोलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप तमिलनाडु को कम न समझिए, आप केरला को भी कम न समझिए, अन्य नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ भी कुछ इस तरह की ताकतें हैं। कल को आपको एसआईआर वहाँ पर भी कराना होगा, तो इसमें बड़ी सख्ती से काम लेने की ज़रूरत है। अगर सख्ती नहीं ली, हम या कोई भी या केंद्र सरकार अगर वोट बैंक के चक्कर में है कि अगले राज्यसभा और अगले विधानसभा चुनाव में हमको वोट कम मिलेगा या हमारे प्रतिनिधि कम जीतेंगे, हमारे कैंडिडेट्स कम जीतेंगे, अगर इस भय के साथ में ये अगर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, अपने हाथ बांधे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है। ममता बनर्जी कई बार ये प्रदर्शित कर चुकी हैं कि बांग्लादेश से आने वाले जितने भी जो घुसपैठिए हैं वो सब टीएमसी के सदस्य बन जाते हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जो भी पैसा लेना है या जैसे भी कट लेते हों और उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड बनाने में लिप्त हैं। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। तभी तो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए जब वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कहीं और पहुंचते हैं तो ये जाकर कहते हैं कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, हमारा ये आधार कार्ड है। तो ये आधार उनको फर्जी बनवा कौन रहा है? इसमें बिना सत्ता के सहयोग के संभव नहीं है और ये एक खतरनाक खेल है। इस खेल को बंद किया जाना चाहिए। अंत में लुब्बुलुबाब यही निकल के आता है कि जो मतदाता सूची है इसकी गहन परीक्षण का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम दिया है, इसको सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए। कानून के अंदर सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। कोई पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, कोई वोट बैंक के फ़ायदे के लिए इसमें कम नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। सख्ती से अगर आप इसको लागू करेंगे तो कल को एनआरसी भी लागू की जा सकती है। और देश में जो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य जगह से जो भी म्यांमार, रोहिंग्या जो आए हुए हैं, इनकी पहचान भी होगी, इनको धकेला भी जाए। अभी देखिए कि एक ही दिन हुआ है और कल 8,000 घुसपैठिए जो लौट रहे थे बांग्लादेश की तरफ को, उनको बीएसएफ ने पकड़ा है और डिटेंशन कैंप में रखा है। तो इतनी बड़ी संख्या में ये हैं। और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी ये देखने में आ रहा है कि जो होममेड्स थे और जो अन्य कार्य करने वाले थे वो अब गायब हो रहे हैं। इसी तरह से स्टेट के अन्य या देश के अन्य राज्यों में भी ये हो रहा होगा। इससे पहले आपको याद होगा 3-4 महीना पहले गुड़गांव वगैरह से भी जितने होम एड्स थीं, ये सब घरों में काम करने वाली मेहरी आदि का काम करती हैं बांग्लादेशी महिलाएं, ये सब गायब हो गई थी अचानक, क्योंकि वहाँ एनआरसी और हरियाणा ने सख्ती बरती थी। एनआरसी लागू करने के लिए ये कहा था कि आप अपने स्थान, अपने घर का, आवास का प्रमाण पत्र दो, तो सब गायब हो गए थे। तो यही फिर से देखने को मिल रहा है और इसमें ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो भी स्टेप्स उठा रही हैं उनका विरोध होना चाहिए। और आने वाले समय में अगर हमने ये सख्ती नहीं बरती है और हम किसी भी कानून को बिना किसी भेदभाव के लागू करने में अगर सक्षम नहीं हैं तो हमारे देश के लिए भी खतरा है। इसलिए अभी केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, सभी राज्य सरकारों से भी ये अनुरोध है कि ये देश भारत एक अपनी अलग संस्कृति, अलग पहचान के साथ में है, इसकी विरासत अलग है और इसकी सभ्यता का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सनातन है यहाँ पर देश में। और जो भी बाहर से भी आया तो वो यहीं का होके रह गया। यहाँ धन धान्य की कमी नहीं है, यहाँ जो फसलें होती हैं, यहाँ जो मौसम हैं, जो ऋतुएं हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस देश को बचाना बहुत ज़रूरी है और इस देश को बचाने के लिए जो भी ये छोटी छोटी बाधाएं रास्ते में खड़ी कर रहे हैं, इनको कुचला जाना ज़रूरी है। और इनको अगर इनके प्रति थोड़ी भी संवेदना या नरमी बरत ली तो हमें खुद भी इस देश को खुद
बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए फिर एक बार अनुरोध है कि SIR NRC बहुत सख्ती से लागू की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपने JJ बॉस रिटेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।